Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of management accounting. लास्ट क्लास में हमने पिफ्फा के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि पिफ्फा के मैनेजमेंट अकाउंट के कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और पिफ्फा क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद हमने सिलेबस ग्रिड देखा था कि पिफ्फा ने किन किन टॉपिक्स को किस तरह से डिफरेंट एरियाज में एलोकेट किया है और किन एरियाज को किस तरह से वेटेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए थे। हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये देखा था कि इसकी नेचर क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है, और लास्टली हमने ये देखा था कि किन बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी हमने डिफरेंस पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है और किन बेसिस पे वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। ओके जी, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का। जब भी कोई बंदा, कोई एंटिटी कोई काम शुरू करने जा रहा होता है, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा होता है, तो सबसे पहले वो एंटिटी, वो बंदा ये देखता है कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है और वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करे, और फिर वो ये एस्टिमेट करता है कि उसको उस एक्टिविटी को अंडरटेक करने से, उस एक्टिविटी को करने से क्या रेवेन्यू हासिल होगा, क्या बेनिफिट हासिल होगा, और इस पूरे प्लान को बजट कहा जाता है। यानी अगर हम बजट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है हमारी स्पेंडिंग और अर्निंग का, और हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको देखते हुए, उनको नज़र में रखते हुए अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग को प्लान कर रहे होते हैं। और हम जब भी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो एक डिफाइंड पीरियड की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हम एक साल की, अगले 3 महीने की, अगले 4 महीने की, अगले 6 महीने की, एक साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जो भी प्लान कर रहे होते हैं वो किसी डिफाइंड पीरियड के लिए होता है कि आज अगर हम ये कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो कितना टर्नओवर, कितना रेवेन्यू कमा के देगा हमें। तो ये चीज बजट कहलाती है। डेफिनेशन को देखते हुए अगर हम बजट की फीचर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये एक डेफिनेशन में देखें। डेफिनेशन कहते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव प्लान है हमारी स्पेंडिंग और अर्निंग का, अवेलेबल रिसोर्सेज को नजर में रखते हुए। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्लान है किसका? स्पेंडिंग और अर्निंग का, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, और ये एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। तो हम अगर फीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें बजट के, बजट के फीचर क्या होते हैं, तो जी सबसे पहले डेफिनेशन को ही देखें तो डेफिनेशन में ये एक क्वांटिटेटिव प्लान होना चाहिए। ठीक है,
और इसमें एक अहम कंडीशन ये है कि ये प्लान्ड कंडीशन में होता है। प्लान्ड कंडीशंस मतलब वो कंडीशन जो हमने सोच रखी हो कि इस कंडीशन में ये होगा और उस कंडीशन के मुताबिक हम प्लान डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फर्दर देखें, डेफिनेशन में कह रहे हैं कि एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है, हमारा डिफाइंड पीरियड डेवलप करते हैं। तो सेकंड फीचर इसका ये हो गया कि ये एक डिफाइंड पीरियड के लिए है। ठीक है, यानी इसका कोई ना कोई पीरियड होता है और यूजुअली ईयर टू ईयर चलता है, एक ईयर दूसरे ईयर से सेपरेटली होता है, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। ठीक है, प्लान किस चीज का है? स्पेंडिंग और अर्निंग का इन अकॉर्डेंस विद अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि ये हमारी स्पेंडिंग और अर्निंग को बैलेंस करे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज की रोशनी में। यानी हमारी स्पेंडिंग हमारे रिसोर्सेज से एक्सीड ना कर जाए और हमारी अर्निंग्स हमारी कैपेसिटी के मुताबिक ही रहे। ऐसा ना हो, अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ना हो कि हम ऑर्डर बुक करके बैठ जाए इतना जितना हमारी कैपेसिटी ही नहीं है प्रोड्यूस करने की। स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इतनी स्पेंडिंग प्लान ना कर लें कि उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास फंड ही ना हो, हमारे पास रिसोर्सेज ही ना हो। इसलिए इसका मकसद ये होता है कि हमारी स्पेंडिंग और अर्निंग्स को बैलेंस करे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज और कैपेसिटी की रोशनी में। ठीक है, बजट बनाने से होता क्या है? जब हम बजट बना लेते हैं तो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से मैच करते रहते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर और कंट्रोल करते रहते हैं। तो इसका एक और फीचर क्या हो गया, ये एक टूल है हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को मॉनिटर और कंट्रोल करने की। जब हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को भी, रिसोर्सेज की एलोकेशन को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारी स्पेंडिंग हमारे प्लान के मुताबिक ही रहे, वो हमारी रिसोर्सेज से एक्सीड ना करे। इसलिए ये एक टूल है हमारी परफॉर्मेंस और हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को मॉनिटर और कंट्रोल करने का। ठीक है, तो इसी फीचर से हमें एक सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि भाई हम बजटिंग करते क्यों हैं। हम बजटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं। हमें उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ही अपनी स्पेंडिंग्स को प्लान करना है। ठीक है, और दूसरा कि रिसोर्सेज ऑफ फंड्स, जिन सोर्सेज से हमें वो फंड एक्वायर करने हैं, हमें फंड हासिल करने हैं, वो भी लिमिटेड है। हमारी कैपेसिटी ऑफ अर्निंग रेवेन्यू भी लिमिटेड है। तो उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हमें अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना है, इसलिए हम बजटिंग करते हैं। यानी रिसोर्स और कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट में रहते हुए हम एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हों, इसलिए हमें बजटिंग की जरूरत पड़ती है। हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि हम बजटिंग करते क्यों हैं। हम बजटिंग इसलिए करते हैं कि हम एक्टिविटीज को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और अपने अवेलेबल कैपेसिटी यानी पोटेंशियल ऑफ अर्निंग रेवेन्यू के कंस्ट्रेंट में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज को प्लान करनी होती है, इसलिए बजटिंग करते हैं। बजटिंग है क्या? बजट बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, अब बजट बनाने का प्रोसेस क्या है, बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, आगे देखते हैं। बजटिंग करती क्या है, पहले ये देखते हैं बजटिंग करती क्या है। बजटिंग एक टूल है जो हमारी स्पेंडिंग और अर्निंग को बैलेंस करती है according to our available resources and according to our capacity।
यानी कैपेसिटी टू सर्व आवर कस्टमर्स, कैपेसिटी टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, बजटिंग प्रोसेस क्या है आगे देखते हैं। बजटिंग प्रोसेस 4 फेजेस में होता है। सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन स्टेज होती है, फॉर्मुलेशन फेज होती है, जिस फेज में हम एक ड्राफ्ट बजट बनाते हैं। हम करते क्या है, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मॉडलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी रेट्स के इंडिकेटर्स क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। उस इंडिकेटर्स को देखते हुए हम अपनी कॉस्ट को प्लान करते हैं कि हमारी फ्यूचर में कॉस्ट क्या होगी और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब हम मॉडलिंग फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कर रहे होते हैं तो हम डिमांड भी देखते हैं। डिमांड को देखते हुए हम अपने अर्निंग पोटेंशियल को एस्टिमेट करते हैं। रिसोर्सेज को देखते हुए हम अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट को देखते हैं। अच्छा जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हम ना सिर्फ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज देखते हैं बल्कि हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ फैक्टर भी देखते हैं। जाहिर है इन्फ्लेशन और ग्रोथ फैक्टर की वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज भी हो रही होगी, तो कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हम वो फैक्टर भी देखते हैं। कॉस्ट अर्निंग दोनों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। डिमांड भी देख रहे होते हैं, डिमांड को टास्क करते हैं ताकि हम ये डिटरमिन कर सके कि हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, हमारी वॉल्यूम ऑफ सेल क्या रहेगी। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसलिए देखते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि हम हमारा पोटेंशियल ऑफ अर्निंग रेवेन्यू क्या होगा और हमारी कॉस्ट क्या होगी, और हम अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हैं कि हमें वो एक्टिविटी करने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए और किस तरह से वो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करने हैं। और इन सब की रोशनी में हम एक क्वांटिटेटिव प्लान ड्राफ्ट कर लेते हैं। वो प्लान जो है वो क्वांटिटेटिव ड्राफ्ट ऑफ क्वांटिटेटिव बजट कहलाता है। जब वो ड्राफ्ट बन जाता है तो फिर हम उसकी अप्रूवल के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए हम वो बोर्ड मेंबर्स को दे देते हैं, बजट मैनेजमेंट को, कि वो उस पर डिस्कशन करे, उसको रिव्यू करे और उसका अप्रूवल दें। बोर्ड मेंबर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं बजट का, स्क्रूटनी करते हैं बजट की, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स को। जहां पर नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है वहां पर ड्राफ्ट बजट में नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर ली जाती हैं और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के बाद बजट अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूवल के बाद उस बजट की एग्जीक्यूशन फेज के लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बजटेड प्लान। उसके बाद बजट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशंस शुरू कर दिए जाते हैं। प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट, ऑपरेशंस शुरू कर दिए जाते हैं बजट प्लान पर, एक्सपेंसेस इंकर करना शुरू कर दिए जाते हैं, सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ऑपरेशंस पुट इनटू एक्शन, यानी कि जो भी बजट है उसको ऑपरेटिंग स्टेट में ले आया जाता है, उसको एक्शन, उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं हम। द बजट इज पुट इनटू एक्शन। ठीक है, जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद, एग्जीक्यूशन के बाद उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की जाती है मुसलसल। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही होती है, यानी कि हम चौथे फेज में आ जाते हैं, ओवरसाइट, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू फेज। हम अपनी एग्जीक्यूशन को मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, इवैल्यूएशन की वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि उन वेरिएशंस को कंट्रोल किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके और पॉसिबल वेस्टेज और लॉसेस जो आ रहे हैं एग्जीक्यूशन फेज में उसको मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो जी ये 4 फेजेस हैं बजटिंग प्रोसेस की। उसके बाद हम देखते हैं जी
बजटिंग का पर्पस क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या है। तो जी पर्पस और बेनिफिट को हम साइड बाय साइड ही देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमने देखा बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है और प्लान कंडीशन के लिए बनता है। क्वांटिटेटिव प्लान है, प्लान कंडीशन के लिए बनता है। तो इसका पर्पस क्या हो गया, बजट हमें एक क्वांटिटेटिव प्लान प्रोवाइड कर देता है फॉर प्लान कंडीशन इन फ्यूचर। ठीक है, इसका पर्पस तो ये हो गया हमें एक प्लान प्रोवाइड करता है। इसका फायदा क्या होता है जी, जब हमें एक प्लान मिल जाता है तो हमारी मैनेजमेंट के प्लान की अवेयरनेस थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो जी पर्पस और बेनिफिट में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। पर्पस ये है कि जी एक क्वांटिटेटिव प्लान प्रोवाइड कर देता है अंडर प्लान कंडीशन फॉर फ्यूचर। इसका बेनिफिट ये है कि जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो प्लान है उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सेकंड पर्पस क्या है जी, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान बजट से कंपेयर करता है और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करता है। ठीक है, ये तो हो गया पर्पस। इसका फायदा क्या है जी, जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है तो हमें मदद मिलती है अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में और करेक्टिव मेजर्स लेने में। तो जी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पर्पस है जी कंपैरिजन प्रोवाइड करता है ये एक्चुअल का बजटेड परफॉर्मेंस बजटेड प्लान से। इसका फायदा क्या है जी, कंपैरिजन के नतीजे में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाती है और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। थर्ड पर्पस क्या है, जब कंपैरिजन के नतीजे में एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इसका पर्पस ये होता है कि कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश किए जाएं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाते हैं हम। फिर जब कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गए तो फिर हम ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर्पस एंड बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका पर्पस ये होता है कि जी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्लान को कम्युनिकेट कर दिया जाए तमाम पर्सनल्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट का प्लान कम्युनिकेट कर दिया जाए। इससे कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाए ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा सके और उसको ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अलाइन किया जा सके तमाम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को। इससे होगा क्या, तमाम डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा अगर वो प्लान बेटर अंदाज में अक्रॉस द बोर्ड कम्युनिकेट किया गया होगा, तमाम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया गया होगा। ठीक है, इसका अगला पर्पस क्या है, बजट का अगला पर्पस ये है कि अर्निंग और स्पेंडिंग को बैलेंस किया जा सके अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमारी अर्निंग और स्पेंडिंग बैलेंस हो जाएगी और हम उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसका पर्पस ये है कि ये बैलेंस कर रहा होता है अर्निंग और स्पेंडिंग को अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर्पस एंड बेनिफिट। ठीक है, इसका अगला पर्पस क्या है, अगला पर्पस इसका ये है कि ये अब हमारी परफॉर्मेंस को और एलोकेशन रिसोर्सेज को मुसलसल मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा होता है।
ठीक है, ये तो पर्पस हो गया। इसका फायदा क्या है? ये मदद देता है करेक्टिव मेजर्स लेने में या हमारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और कंट्रोल करने में। अगेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर्पस एंड बेनिफिट। ठीक है, यानी आपके पास अगर एग्जाम में पर्पस पूछा जाए तब भी आपके पास सेम पॉइंट्स अवेलेबल है, बेनिफिट पूछा जाए तब भी आपके पास सेम पॉइंट्स अवेलेबल है। यानी कि आपने यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में दोनों चीजें देख ली। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फोरकास्टिंग पे। फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग बेसिकली एक एस्टिमेट है जो हम फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट्स का कर रहे होते हैं अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशन। हमने बजट में पढ़ा था कि प्लान कंडीशंस में होता है, यानी कि वो कंडीशन हम प्लान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या फर्क है इसमें? ये अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस जो है वो एस्टिमेट कर रहा होता है फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंसेस को, फ्यूचर की एक्टिविटीज को। अच्छा जी, अब हम फोरकास्ट देख लेते हैं। जब भी हम कोई प्लान बनाने जा रहे होते हैं फ्यूचर के लिए तो हम फ्यूचर के कुछ इंडिकेटर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या कंडीशन अराइज हो सकती है और उनका हमारी एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, और हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग बेसिकली एक एस्टिमेट है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का जो मुमकिन तौर पर फ्यूचर में हो सकते हैं अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस, यानी वो कंडीशंस जो हमने परसीव की होती हैं, हमने प्रिडिक्ट की होती हैं कि ऐसा हो सकता है, ये कंडीशंस हो सकती हैं फ्यूचर की ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फोरकास्ट भी हम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बना रहे होते हैं। जिस तरह बजट अगले 4 सालों के लिए बनता है, उसमें हर पीरियड सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है, इसी तरह फोरकास्ट भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनती है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर साल सेपरेट हो, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो। और ये बेस कर रहा होता है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पर, हिस्टोरिकल डाटा पे। यानी फ्यूचर में जो कुछ भी होने जा रहा होता है उसकी कंडीशन आज से ही पैदा होना शुरू हो जाती है, तभी वो कंडीशन फ्यूचर में जाके एक सिचुएशन में तब्दील होगी, वो फ्यूचर में जाके वो इवेंट होगा। तो इंडिकेटर्स, फ्यूचर के इवेंट्स के इंडिकेटर्स हमारी आज की, हमारी पिछले रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री में मौजूद होते हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो हम अगर फोरकास्ट को डिफाइन करने जाएं तो हम ये कहेंगे कि फोरकास्ट एक एस्टिमेट है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट्स का अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये बेस कर रहा होता है हिस्टोरिकल डाटा और ट्रेंड्स पर। इस डेफिनेशन की रोशनी में अगर हम फोरकास्ट के फीचर्स को देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन ये कहती है कि ये एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट है। तो इसका एक पहला फीचर क्या हुआ? ये एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स है, फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट्स है। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट्स है अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशन, यानी हम जो तवक्का कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये कंडीशंस अराइज होने वाली हैं।
तो पहला फीचर इसका ये हो गया अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशन। अच्छा जी, ये भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो सेकंड फीचर इसका क्या हो गया कि ये प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बट मे कवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने बजट में कहा था कि बजट भी लॉन्गर पीरियड के लिए बन सकता है, लेकिन उसमें हर साल सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा। लेकिन फोरकास्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो ईयर बाय ईयर बने, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी बन सकता है। फोरकास्ट 1 साल का भी बन सकता है, 12 महीनों का, 16 महीनों का भी बन सकता है, 2 साल का भी बन सकता है, 6 साल का भी बन सकता है, 5 साल का भी बन सकता है, 10 साल का भी बन सकता है। यानी इसमें पीरियड्स को सेपरेट होने की जरूरत नहीं है। बजट में ये था कि 5 साल का बजट है तो उसमें हर साल सेपरेट होगा। यहाँ पर अगले 5 साल की फोरकास्ट जो है सिंगल स्टेटमेंट में भी दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसमें 5 सालों का ब्रेकअप भी मेंशन किया जाए। ठीक है। तीसरा क्या है, ये कोई प्लान नहीं है। बजट तो एक प्लान था, ये कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। यानी ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि किसी भी फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट के अगर होने की लाइक्लीहुड क्या है। ये एसर्ट नहीं करता, ये सिर्फ लाइक्लीहुड बताता है कि फ्यूचर में किसी प्रोबेबल इवेंट के होने की लाइक्लीहुड क्या है। इसकी एग्जांपल क्या है, सेल्स एंड डिमांड फोरकास्ट। ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि ये कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ लाइक्लीहुड बताता है, तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट है, जो कि हो सकता है कि अगर हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। इसलिए ये कोई टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं है, हम इसको एज अ टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बजट क्योंकि एक प्लान था और प्लान कंडीशन में था, इसलिए हम ये कह रहे थे कि बजट एक टूल है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। लेकिन फोरकास्ट कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है। ये हमें कोई बेस प्रोवाइड नहीं करता, कोई प्लान नहीं देता जिसके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। तो जी ये इसके फीचर्स हो गए। मेजर टाइप्स ऑफ बजट क्या हो सकती हैं, डिमांड फोरकास्ट हो सकती है, सॉरी मैंने बजट का वर्ड यूज कर दिया। मेजर टाइप्स ऑफ फोरकास्ट क्या हो सकती हैं, डिमांड फोरकास्ट है, इकोनॉमिक फोरकास्ट है, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट है। डिमांड फोरकास्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड डिमांड क्या हो सकती है। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, जब हम फ्यूचर की डिमांड्स की फोरकास्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितनी प्रोडक्शन प्लान करें। ठीक है। तो डिमांड फोरकास्ट हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर देती है प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। इकोनॉमिक फोरकास्ट है, इकोनॉमिक फोरकास्ट है, ये हमें क्या बताती है कि जी फ्यूचर में इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, जीडीपी रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा। ठीक है। फ्यूचर नीड्स, एक्सपेक्टेड नीड्स क्या होंगी, हमें रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे। इसका फायदा क्या होता है, ये हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर देती है अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करने का। यानी हम फ्यूचर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर इकोनॉमी जीडीपी रेट को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ फ्यूचर की डिमांड्स को भी ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट प्लान कर सकते हैं। हम अपनी कॉस्ट में
इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी देख रहे होंगे, यानी हम इकोनॉमिक फोरकास्ट भी देख रहे होंगे, और अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम ये भी देख रहे होंगे कि डिमांड फोरकास्ट की रोशनी में हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है। जाहिर है प्रोडक्शन वॉल्यूम भी तो हमारी कॉस्ट को एस्टिमेट करने में मदद दे रहा होगा। तो इकोनॉमिक फोरकास्ट कलेक्टिवली विद डिमांड फोरकास्ट हमें एक बेसिस प्रोवाइड करती है अपनी फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। इसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ फोरकास्ट में टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट आ जाती है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ये बताता है कि जी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की रेट और नेचर क्या है, किस रफ्तार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर देती है इस चीज का अंदाजा लगाने में, इस चीज को एस्टिमेट करने में कि इन चेंजेस की वजह से हमारी कॉस्ट और कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। नई टेक्नोलॉजी से हम अपनी कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट क्या आ सकती है, या नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम किन एरियाज में अपनी कॉस्ट कट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट हमें इम्प्लीकेशन बता रही होती है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमारी कॉस्ट और कैपेसिटी में क्या फर्क आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर अ ब्रेक।
चलें जी कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस और रिलेशनशिप क्या है। अगर सवाल आता है कि बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है या बजट और फोरकास्ट में क्या रिलेशनशिप है, तो आप यही पॉइंट देंगे। इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उनके रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं। ठीक है, किन बेसिस पे जो है बजट और फोरकास्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है या रिलेट किया जा सकता है, वो देखते हैं। इवेंट्स हैं। बजट की डेफिनेशन हमने जैसे देखा था कि प्लान होता है फॉर प्लान्ड कंडीशन, यानी कि हम बजट में प्लान्ड इवेंट की बात कर रहे होते हैं। जबकि फोरकास्ट को देखा जाए तो फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फोरकास्ट एक एस्टिमेट है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस, यानी कि हम एंटिसिपेटेड प्रोबेबल इवेंट देख रहे होते हैं फोरकास्ट में। ठीक है, पीरियड को देखें तो बजट नॉर्मली शॉर्टर पीरियड का होता है और यूजुअली इसमें अकाउंटिंग पीरियड कवर किया जाता है, और अगर लॉन्गर पीरियड का बजट बनाया जाए तब भी उसमें उसमें अकाउंटिंग पीरियड्स का ब्रेकअप मेंशन हो रहा होता है। जबकि दूसरे एंड पर पीरियड की बेस पर अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो फोरकास्ट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूजुअली बनाई जाती है, और वो पीरियड मोर देन अ ईयर भी हो सकता है या 1 साल का भी हो सकता है। नेचर को देखा जाए तो नेचर में बजट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, बजट एक प्लान है फॉर फ्यूचर इवेंट अंडर प्लान्ड कंडीशन, यानी कि बजट के जो टारगेट है, बजट क्योंकि एक प्लान है तो इसके टारगेट्स फिक्स होते हैं क्योंकि ये प्लान कंडीशन में बनाया जा रहा होता है। दूसरे एंड पे अगर हम फोरकास्ट को देखें तो फोरकास्ट क्योंकि प्रोबेबल एंटिसिपेटेड इवेंट्स को डील कर रहा है, इसलिए फोरकास्ट एक टेंटेटिव एस्टिमेट होता है, प्लान नहीं होता। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बजट की नेचर क्या है, बजट एक प्लान है, उसके टारगेट फिक्स है, और फोरकास्ट एक एस्टिमेट है, प्लान नहीं है, इसके टारगेट टेंटेटिव होते हैं, फिक्स नहीं होते। फंक्शंस को देखा जाए तो फंक्शंस में सिमिलैरिटी है दोनों में, दोनों फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक प्लान कंडीशन में कर रहा होता है, एक एंटिसिपेटेड कंडीशन में कर रहा होता है। बजट फ्यूचर इवेंट्स को प्लान कंडीशन में प्रिडिक्ट कर रहा होता है, जबकि फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेटेड कंडीशंस में प्रिडिक्ट कर रहा होता है। कवरेज देखा जाए तो बजट जो है वो ओवरऑल बिजनेस फंक्शन को कवर कर रहा होता है, जबकि फोरकास्ट को देखा जाए तो फोरकास्ट स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ बिजनेस को कवर कर रहा होता है, यानी कि हर एरिया ऑफ ऑपरेशन की फोरकास्ट सेपरेट बन रही होती है। कंट्रोल की अगर बात की जाए तो बजट क्या है, बजट एक प्लान है अंडर प्लान्ड कंडीशन, इसके टारगेट्स फिक्स्ड है, इसलिए जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो हम उसको बजट के अगेंस्ट कंपेयर करके कंट्रोलिंग मेजर्स ले सकते हैं। इसलिए बजट्स को देखा जाए तो बजट एक टूल है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग का, जबकि हम फोरकास्ट में एस्टिमेट्स दे रहे होते हैं, कोई प्लान नहीं दे रहे होते, हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में किसी प्रोबेबल इवेंट के होने के लाइक्लीहुड क्या है, हम उसको एसर्ट नहीं कर रहे होते हैं।
हम प्रोबेबल इवेंट की बात कर रहे होते हैं, प्लान्ड इवेंट की बात नहीं कर रहे होते। इसलिए फोरकास्ट एक टूल नहीं है। फोरकास्ट को हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए यूज नहीं कर सकते। आउटकम की बात की जाए तो बजटिंग का आउटकम जो है वो एक बजट होता है, यानी कि बजट की शक्ल में हमें प्लान बजट की शक्ल में बजटिंग का आउटकम मिलता है। जबकि फोरकास्टिंग हमें प्लानिंग में मदद देती है, इसका अपना कोई आउटकम नहीं होता, ये हमें प्लानिंग में मदद देती है, जिस प्लानिंग को हमें यूज करना है बजटिंग के लिए। सीक्वेंस की बात की जाए तो बजट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है फोरकास्टिंग से और एंड होता है बजट पे। इसको समझते हैं जरा कि जी फोरकास्टिंग में कैसे स्टार्ट होता है, जबकि फोरकास्ट और बजट की तो अलग चीज है, और बजट पे एंड होता है। ये तो समझ में आता है कि ये एक बजट पे एंड होता है, यानी कि इसका आउटकम एक बजट होता है। ये समझते हैं कि फोरकास्टिंग पे कैसे स्टार्ट होता है। हमने फेजेस में देखा था कि हम इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं, इकोनॉमिक मॉडलिंग करते हैं। यहाँ पे देखें, हम फॉर्मुलेशन फेज में इकोनॉमिक मॉडलिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडलिंग में क्या हो रहा होता है, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर प्रोबेबल कॉस्ट की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फोरकास्ट से स्टार्ट होता है और बजट पे एंड होता है। जबकि फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट सिर्फ ये बता रही होती है, एस्टिमेट दे रही होती है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का, और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट को प्रिडिक्ट कर रही होती है। जैसे ही वो प्रोबेबल इवेंट अगर हो जाता है, फोरकास्ट खत्म हो जाती है। यानी जिस टाइम के लिए, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इवेंट अगर होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो इवेंट अगर हो गया या अगर नहीं हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फोरकास्ट एंड हो जाएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, बजट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो कि फोरकास्ट से स्टार्ट होता है। उस फोरकास्ट की बेस पर हम प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग हमें मदद देती है एक बजट डेवलप करने में। ऑन दी अदर हैंड, फोरकास्ट सिर्फ एक एस्टिमेट होता है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का, एंटिसिपेटेड कंडीशंस में, प्लान्ड कंडीशन में नहीं, एंटिसिपेटेड कंडीशन में। और फोरकास्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंड हो जाता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि उस वक्त ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि बजट को क्लासिफाई कितने तरीके से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट देखते हैं। बजट को कवरेज की बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसा बजट जो ओवरऑल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रहा हो, वो बजट कहलाता है मास्टर बजट या बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इसमें बजटेड बैलेंस शीट आ जाएगी, बजटेड इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगी। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो बजट कवर कर रहा हो, उस बजट को मास्टर बजट कहते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात कर ली जाए तो ऐसा बजट जो इंडिविजुअल फंक्शनल एरियाज को कवर कर रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उस बजट को हम कहते हैं फंक्शनल बजट
यानी बजट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फंक्शन क्या हो सकते हैं, ऑपरेशंस के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, सेल्स हो सकता है, तो सेल्स को जो बजट शो कर रहा हो, जो बजटेड पीरियड की एक्सपेक्टेड सेल्स को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट प्रेजेंट कर रहा हो, वो सेल्स बजट कहलाता है। इसी तरह एक ऐसा शेड्यूल जो कि प्रोडक्शन को शो कर रहा हो, प्रोडक्शन बजट कहलाता है। अच्छा, सेल्स बजट जो है ना वो ओवरऑल बजट की फाउंडेशन है। कैसे? सेल्स बजट हमें बता रहा होता है कि एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड अमाउंट। तो उसी एक्सपेक्टेड सेल्स की रोशनी में हम ये प्लान करते हैं कि हम कितनी प्रोडक्शन करें अपनी सेल्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इस तरह सेल्स बजट जो है वो फाउंडेशन है बाकी तमाम बजट की। एक ऐसा शेड्यूल जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन को शो कर रहा हो वो प्रोडक्शन बजट कहलाता है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन को मीट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल अवेलेबल क्या है और कितना मटेरियल हमें कंज्यूम करना पड़ेगा डिजायर्ड प्रोडक्शन अचीव करने के लिए, और उस कंजम्पशन को मीट करने के लिए हमें कितना मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो एक ऐसा शेड्यूल जो कि परचेज रिक्वायरमेंट को शो कर रहा हो बेस्ड ऑन कंजम्पशन फॉर रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, वो बजट कहलाता है मटेरियल परचेज बजट या मटेरियल यूजेज बजट। इसी तरह बजटेड प्रोडक्शन को मीट करने के लिए लेबर कॉस्ट क्या लगेगी, एक ऐसा शेड्यूल जो कि लेबर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो बजटेड प्रोडक्शन मीट करने के लिए, वो शेड्यूल लेबर यूजेज या लेबर कॉस्ट शेड्यूल कहलाता है, लेबर कॉस्ट बजट कहलाता है। इसी तरह प्रोडक्शन में ओवरहेड कितने लगने हैं, बजटेड प्रोडक्शन को मीट करने के लिए कितने ओवरहेड लगेंगे, एक ऐसा शेड्यूल जो कि बजटेड ओवरहेड को शो कर रहा हो वो ओवरहेड बजट कहलाता है। इसी तरह कैश बजट है, एक ऐसा शेड्यूल जो कि एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शो कर रहा हो, यानी कितना कैश हमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए चाहिए होगा और उस कैश इनफ्लो के लिए हम रिसोर्सेज कैसे प्लान करेंगे। एक ऐसा बजट जो कैश फ्लोज को शो कर रहा हो वो कैश बजट कहलाता है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन बजट है, एक ऐसा शेड्यूल जो टोटल एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा हो बजटेड प्रोडक्शन को मीट करने के लिए बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स रिक्वायरमेंट, वो बजट कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, एक ऐसा बजट जो एक्सपेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शो कर रहा हो ओवर द बजटेड पीरियड, वो बजट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट कहलाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, एक ऐसा बजट जो एक्सपेक्टेड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शो कर रहा हो ओवर द बजटेड पीरियड, ओवर द प्लान्ड पीरियड, वो बजट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एक ऐसा शेड्यूल जो कि एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो कर रहा हो ओवर द बजटेड पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट किस वजह से अराइज होते हैं जी, हम बजटेड पीरियड पे जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमें एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करना पड़े,
तो एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहलाएगी। इसी तरह नए एसेट एक्वायर करने की कॉस्ट है, वो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। एक ऐसा बजट जो ऐसी कॉस्ट को शो कर रहा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। इसी तरह अगर हमें एग्जिस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपडेट करना है, ऐसी कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में आती है। यानी इन कॉस्ट की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है वो जरूरी हो जाता है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए या कैपेसिटी की बेस पर बजट को क्लासिफाई किया जाए तो कैपेसिटी की बेस पर बजट दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। एक ऐसा बजट जो फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी को देखते हुए बनाया जाए और ये इस अजम्पशन पे बनाया जाए कि कंडीशंस सेम नहीं होंगी, कंडीशन सेम रहेगी, एक ऐसा बजट फिक्स बजट कहलाता है। यानी हम फिक्स बजट में ये अज्यूम करते हैं कि लेवल ऑफ एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही कंडीशंस में कोई चेंज आएगा, इसलिए ये बजट रिजिड होता है। एक ऐसा बजट जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए बनाया जाए, यानी इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ साथ जो है अपडेट हो रहा हो, डिफर कर रहा हो, डिफरेंट कॉस्ट शो कर रहा हो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर, उस बजट को कहते हैं कि जी वो बजट फ्लेक्स हो गया है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए, वो फ्लेक्सिबल बजट है। इसी तरह अगर कंडीशंस की बेस पर बजट को क्लासिफाई किया जाए तो बजट दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, बेसिक बजट और करंट बजट। एक ऐसा बजट जो अनऑल्टर्ड कंडीशन के लिए और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाए वो बेसिक बजट कहलाता है। यानी कि उसमें एक तरह से फिक्स बजट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बेसिक असम्पशंस ले लेते हैं और उस बेसिक असम्पशंस पे एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड का बजट डिजाइन कर लेते हैं। क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन दी हुई होती है इसलिए वो अनऑल्टर्ड रह रही होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। करंट बजट लिया जाए तो एक ऐसा बजट जो कि करंट कंडीशंस को नजर में रखते हुए बनाया जाए, करंट बजट कहलाता है। और क्योंकि ये बजट करंट सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए नॉर्मली ये बजट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको करंट बजट कहते हैं। बेस्ड ऑन पीरियड देखा जाए तो जी दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है बजट को। शॉर्ट टर्म बजट एक ऐसा बजट जो कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाए, नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, तो वो बजट कहलाता है शॉर्ट टर्म बजट। और लॉन्ग टर्म बजट एक ऐसा बजट जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाए, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, वो कहलाता है लॉन्ग टर्म बजट। यानी कि 5 साल मंसूबा, 6 साल मंसूबा, 10 साल मंसूबा, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग को देखा जाए तो मेथड ऑफ फोरकास्टिंग को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स कहलाती है, क्वालिटेटिव मेथड कहलाती है, और एक मेथड एक बेसिस जो कि क्वांटिटेटिव मेथड कहलाती है। क्वालिटेटिव मेथड जो है वो ह्यूमन जजमेंट पे बेस कर रहा होता है और क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं?
मार्केट रिसर्च मेथड आ जाता है, इसमें जो है सर्वे और इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और उसकी बेस पर एक डेटाबेस बनाया जाता है और डेटाबेस की रोशनी में बजट बनाया जाता है। ज्यूरी एग्जीक्यूटिव ओपिनियन है, इसमें ग्रुप ऑफ मैनेजर्स जो है वो आपस में अपने आइडियाज शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे और एक मॉडल बना लिया जाता है उन एक्सपीरियंस और जजमेंट्स की बेस पर। वो मॉडल कहलाता है ज्यूरी एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मॉडल। क्वालिटेटिव मेथड में एक और मॉडल आता है डेल्फी मॉडल। इसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो अपने ओपिनियन जो है वो डॉक्यूमेंट करता रहता है अपनी आइडेंटिटी जाहिर किए बगैर, और वो ओपिनियंस शेयर किए जाते हैं और शेयर करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक के तमाम ओपिनियंस में एक कंसेंसस, एक यकसानियत ना आ जाए, यानी कि सारे ओपिनियंस जो है एक पेज पर ना आ जाए। क्वालिटेटिव मेथड में ही एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स फोर्सेस आ जाती है, यानी कि इसमें सेल्स फोर्सेस जो है वो ट्रेंड्स ऑफ फ्यूचर सेल्स को कैलकुलेट करती है और उसकी बेस पर अपनी जजमेंट देती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल्स की। क्वांटिटेटिव मेथड को देखा जाए तो इसमें टाइम सीरीज मेथड आ जाता है, टाइम सीरीज मॉडल आ जाता है जो इस अजम्पशन पे बेस कर रहा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टाइम सीरीज ऑफ डाटा में महफूज है, और ये भी अज्यूम करती है कि फ्यूचर में वो टाइम पैटर्न, सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा होगा जो कि टाइम सीरीज में महफूज है। टाइम सीरीज ट्रेंड प्रोजेक्शन करती है। ट्रेंड प्रोजेक्शन के लिए 4 चीजें कंसिडर करती है। करंट ट्रेंड क्या है, ट्रेंड्स में सीजनल वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, साइक्लिक वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, रैंडम वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, और इनकी बेस पर वो ये कहता है कि जी टाइम सीरीज जो है वो इनकी बेस पर जो है 2 मॉडल्स ड्राइव करता है। एक मॉडल कहता है कि एक एडिटिव मॉडल है और एक मॉडल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। एडिटिव मॉडल ये कहता है कि जी टाइम सीरीज जो है वो सब है ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन का। जबकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहता है कि जी टाइम सीरीज एक प्रोडक्ट है ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन का। चलिए, ट्रेंड्स क्या है जी, जो एक पैटर्न चल रहा है, करंट ट्रेंड्स है उसकी होता। सीजनल वेरिएशन क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सीजनल पैटर्न में ऑपरेट करती हैं, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सीजनल पैटर्न में जो है उसमें वेरिएशन आती है, सर्दियों में आता है, गर्मियों में नहीं आता। क्विल्ट है, स्वेटर्स हैं, ये सीजनल पैटर्न में वेरिएशन आती है इन प्रोडक्ट्स में।
साइक्लिक वेरिएशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि साइक्लिक पैटर्न में जो है बिहेव करती है। जैसे फैशन इंडस्ट्री है, ऊंचे कुर्ते का फैशन था 70s में, ठीक है, 20 साल बाद 90s में वो दोबारा आ गया, फिर लंबे कुर्तों का फैशन आ गया। तो ये वेरिएशन साइक्लिक वेरिएशन होती हैं। रैंडम वेरिएशन यानी कि ये अनप्लान्ड होती है, ये आउट ऑफ अ सडन अगर हो जाती है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि टाइम सीरीज जो है वो डिपेंड कर रही होती है ट्रेंड्स और सीजनल वेरिएशन में। साइक्लिक वेरिएशन में बहुत मुश्किल होता है साइकिल ऑफ रेपिटेशन को प्रेडिक्ट करना, जबकि रैंडम वेरिएशन तो प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। इन शॉर्ट, टाइम सीरीज मॉडल डिपेंड कर रहा होता है ट्रेंड और सीजनल वेरिएशंस पे। मूविंग और क्वांटिटेटिव मेथड में ही एक मॉडल है मूविंग एवरेज मेथड। ये कहता है कि सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लिया जाता है इस मेथड में बजटिंग करने के लिए, और उस एवरेज की बेस पर बजटेड पीरियड की प्रोजेक्शन बना दी जाती है। क्वांटिटेटिव मेथड में ही एक मेथड कहलाती है नैब अप्रोच। नैब अप्रोच ये अज्यूम करती है कि जो नेक्स्ट पीरियड में डिमांड है वो सेम रहेगी जैसे कि रिसेंट मोस्ट पीरियड में डिमांड थी, मोस्ट रिसेंट पीरियड में डिमांड थी। क्वांटिटेटिव मेथड में ही एक मॉडल है कॉजुअल मॉडल। ये मॉडल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूज करता है बिटवीन डिपेंडेंट्स एंड वेरिएबल। whose future values are to be determined and forecasted, and other related independent variables or factors। यानी कॉजल मॉडल जो है वो डिपेंडेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड रिलेशनशिप के इफेक्ट को देखता है। डिपेंडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो दूसरी वैल्यूज पे, दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जो कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफर कर रही होती है। डिपेंडेंट जो है वो नॉर्मली वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि वो उनकी वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं अदर इंडिपेंडेंट वैल्यूज पर, अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स पर। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डिपेंड ना कर रहे हो, बल्कि वो सेम रहो डिफरेंट कंडीशंस में। क्वांटिटेटिव मेथड में ही लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ जाता है। लीनियर रिग्रेशन मेथड एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल बना देती है जो कि रिलेशनशिप शो करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और ये शो करता है कि डिफरेंट कॉस्ट किस तरह से आपस में रिलेटेड है। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आती है, एक मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव होता है। लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन ड्राइव होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंड कर रहा होता है अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर,
और जिसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी होती है, इवेल्युएट करनी होती है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, a जो है वो कांस्टेंट है, और b जो है वो ये शो कर रहा होता है कि विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से रिएक्ट करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से चेंज होगा। जिस तरह एक लाइन की इक्वेशन होती है उसमें स्लोप होता है, जो ये शो कर रहा होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह चेंज हो रहा होता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है उसके नतीजे में डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है, अपवर्ड स्लोप होता है लाइन का। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल कम हो रहा हो, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा होता है। और लीनियर इक्वेशन की जो लाइन ड्रॉ होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला में, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सम को लेकर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से डिवाइड कर दो और फिर उसको उसमें से माइनस कर दो स्लोप को, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सम को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मूवमेंट को, स्लोप को डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला देता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय x समीशन x स्क्वायर x समीशन x y समीशन x का होल स्क्वायर। अच्छा जी, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि ये शो कर रहा होता है कि किस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है y = a + bx, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी होती है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नॉर्मली गिवन होती है, a जो है वो कांस्टेंट है, b जो है वो शो कर रहा होता है चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन में कांस्टेंट को कंप्यूट करने का फॉर्मूला है a = समीशन y/n माइनस b समीशन x/n। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, whereas n = नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितनी ऑब्जर्वेशन है। मूविंग एवरेज मेथड की एग्जांपल देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि मूविंग एवरेज मेथड है और मूविंग एवरेज हम ले रहे हैं लास्ट 3 पीरियड का, ठीक है। हमें पीरियड्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। पहले साल में आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स था 4000 यूनिट, सेकेंड पीरियड में 6000 यूनिट्स था, थर्ड में 5 था, फोर्थ में 3 था, फिर 7 था, और 5 का अवेलेबल नहीं है, 5 पीरियड अभी क्लोज नहीं हुआ। अज्यूम करते हैं कि
5वां पीरियड, 6 पीरियड अभी क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हम मूविंग एवरेज 3 साल का मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो मूविंग एवरेज कंप्यूट होना शुरू होगा 4th पीरियड से, क्योंकि कम से कम 3 पीरियड का डाटा तो हमें चाहिए 3 साल का मूविंग एवरेज कंप्यूट करने के लिए। तो 4th ईयर में मूविंग एवरेज कैसे कंप्यूट होगा? 4th ईयर में पिछले 3 सालों का मूविंग टोटल ले लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 4th ईयर में पिछले 3 सालों का मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पीरियड में चले जाएंगे, नेक्स्ट पीरियड में उससे पिछले सालों का मूविंग सम ले लेंगे, मूविंग टोटल ले लेंगे। सेकंड में 6 आ गया, थर्ड में 5 था, 5 ले लिया, फोर्थ में 3 था, 3 ले लिया, इसका मूविंग टोटल ले लिया और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 5th पीरियड में पिछले 3 सालों का मूविंग एवरेज आ गया। 6th पीरियड में उससे पिछले सालों का मूविंग टोटल ले लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पिछले 3 सालों का मूविंग एवरेज आ जाएगा। इस तरह अगर हम मूविंग एवरेज का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, तो हमारे पास मूविंग एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा कि सम ऑफ डिमांड in previous period, previous n number of periods divided by total number of periods। अगर हम 3 सालों का मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो n आ जाएगा 3 periods, previous 3 periods का। सम ऑफ डिमांड 4 सालों का ले रहे हैं तो पिछले 4 सालों की सम ऑफ डिमांड आ जाएगा। इस तरह हमारे पास मूविंग एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा total sum of n periods divided by number of periods, n number of periods। नाइव अप्रोच की एग्जांपल देख लें। नाइव अप्रोच क्या कहती थी? नाइव अप्रोच कहती थी कि जो पिछले साल में डिमांड रही है नेक्स्ट पीरियड में भी सेम वही डिमांड रहेगी। नाइव अप्रोच की बेस पर अगर हम फोरकास्ट करने जाएं तो हमारे पास 6 महीने का एक्चुअल डाटा अवेलेबल है। नए अप्रोच में फोरकास्ट करने के लिए मिनिमम 1 पीरियड गुजर जाए, उसके बाद हम फोरकास्ट शुरू करते हैं। तो जनवरी है, जनवरी से पहले कोई पीरियड नहीं था, तो जनवरी में कोई फोरकास्ट नहीं है। फरवरी में आ जाते हैं, तो फरवरी में एक्चुअल डिमांड 6 थी, लेकिन नए अप्रोच के अंदर अगर हम फोरकास्ट करने जाएं तो हम पिछले मंथ का डिमांड ले लेंगे, क्योंकि नए अप्रोच ये कहती है कि नेक्स्ट पीरियड में डिमांड सेम रहेगी जैसे पिछले रिसेंट पीरियड में थी। इसी तरह मार्च की फोरकास्ट करने जाए तो फरवरी की एक्चुअल 60 थी, तो फरवरी की एक्चुअल मार्च की फोरकास्ट बन जाएगी। अप्रैल की फोरकास्ट करने जाए तो मार्च की एक्चुअल 72 थी, तो अप्रैल की फोरकास्ट 72 हो जाएगी। मई की फोरकास्ट बनाने जाएंगे तो अप्रैल में एक्चुअल डिमांड 58 यूनिट थी, तो मई की फोरकास्ट भी 58 यूनिट्स हो जाएगी। जून की फोरकास्ट करने जाएं तो हम देखेंगे कि मई में एक्चुअल डिमांड 40 यूनिट्स थी, 40,000 रुपीस थी, सॉरी, तो जून की फोरकास्ट 40,000 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, जुलाई की फोरकास्ट नहीं हो सकती क्योंकि जून का पीरियड अभी एंड नहीं हुआ। अज्यूम करते हैं जून का पीरियड अभी एंड नहीं हुआ, तो हम जुलाई की फोरकास्ट नहीं कर सकते। लीनियर रिग्रेशन को देखा जाए, लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो कि रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इक्वेशन ड्राइव करती है y = a + bx, जिसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, b जो है वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पीरियड्स की
सेल्स और कॉस्ट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, जनवरी की सेल्स थी 1000, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी 5.5, सेल्स थी 100, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी 5.5। इस पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह फरवरी में 110 सेल्स थी, 5.8 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी, 110 सेल्स आ गई, 110 सेल्स आ गई, 110 की सेल्स पर 5.8 जो है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। तो हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, प्लॉट कर दिया। मार्च में 112 सेल थी, तो 6 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी, इस पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। तो हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। और फिर उन पॉइंट्स की बेस पर जब हम उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालते हैं, तो वो एक लीनियर इक्वेशन आ जाती है, एक लाइन की शक्ल में आ जाती है, जो कि उन पॉइंट्स के दरमियान में से गुजर रही होती है। क्वांटिटेटिव मेथड में ही एक मेथड है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड क्या करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दिए हुए होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज दी हुई होती है, उन लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे वो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट निकालता है बिटवीन हाई एंड लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, और चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स निकालता है बिटवीन हाई एंड लो लेवल ऑफ एक्टिविटीज, और डिफरेंस ऑफ कॉस्ट को डिफरेंस ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता है, और इस तरह से हमारे पास एक कॉस्ट आ जाती है। हाइलो मेथड एक यूजफुल मेथड है किसी भी कॉस्ट में से उसके वेरिएबल और फिक्स पोर्शन को सेपरेट आउट करने का, यानी कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और हाइलो मेथड जो है वो यूजफुल टेक्निक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बजटिंग करने के लिए। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट को सेपरेट आउट कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट आ रही है 35,000 यूनिट, 35,000 रुपीज, और 13,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपीज। कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 50,000 माइनस 35,000, तो 15,000 कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 13,000 हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज है, 8,000 लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, और इसमें डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 8, 5,000 यूनिट्स। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट को डिफरेंस ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। लीनियर रिग्रेशन एक और हाइलो मेथड की एक एग्जांपल देख लेते हैं फर्दर। हमें डाटा दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसकी डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे डिफरेंट कॉस्ट आ रही है, और पास्ट 6 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ का डाटा दिया हुआ है। आउटपुट दिया हुआ है कि आउटपुट 6.8 है, 8.7 है। अच्छा, ये जो है यूनिट्स इन थाउजेंड्स है, 9.2 है, 7.1 है, 7.5 है, 8.5 यानी कि 6800 यूनिट्स, 6800 यूनिट्स, 8700 यूनिट्स, 9200 यूनिट्स, 7100 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स और 8500 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट इन मिलियंस दी हुई है, 42.3 मिलियन, 48.1 मिलियन, 50.7 मिलियन, 42.6 मिलियन, 46.5 मिलियन, 48.2 मिलियन। अच्छा,
सबसे पहले तो हम इसको लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना है कि इसमें डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है। इसको जज करने के लिए हम देखते हैं कि कॉस्ट कैसे डिफर कर रही है। लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आने की वजह से कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो जिस चीज में चेंज आ रहा है वो डिपेंडेंट है, और जिसमें चेंज आने की वजह से दूसरी चीज चेंज हो रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि आउटपुट में चेंज आने की वजह से कॉस्ट चेंज हो रही है, तो कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि कॉस्ट y हो जाएगी लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला के लिए। और x में यानी कि यूनिट्स में चेंज आने की वजह से कॉस्ट चेंज हो रही है, तो यूनिट्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा x लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पे देखें आउटपुट जो है वो x है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे हम लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला क्या कहता है, लीनियर रिग्रेशन में फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a को कंप्यूट करने के लिए वो कहता है कि a को कंप्यूट करने का फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n माइनस b समीशन x अपॉन n, जबकि b को कंप्यूट करने का फॉर्मूला है n समीशन x y माइनस x समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। तो हमें a को हम डायरेक्टली कंप्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि a को कंप्यूट करने के लिए हमें b चाहिए। तो पहले हम b कंप्यूट करेंगे। b कंप्यूट करने के लिए हमें x y का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने अवेलेबल डाटा में से पहले तो आइडेंटिफाई किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। उसके बाद b कंप्यूट करने के लिए हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, तो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम समीशन एक्स वाई का एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे और फिर कंप्यूट करेंगे। 6.8 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 46.24 आएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, आप कैलकुलेटर पे कंप्यूट करके देख लीजिएगा। 8.7 का स्क्वायर लेंगे 7.7569 आएगा। 9.2 का स्क्वायर लेंगे 84.64 आएगा। 7.1 का स्क्वायर लेंगे 50.41 आएगा। 7.5 का स्क्वायर लेंगे 56.25 आएगा। 8.5 का स्क्वायर लेंगे 72.5 आएगा। और इसको सम कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम बी के फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, 6 मंथ्स का डाटा हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो एन 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है हमारे लिए, क्योंकि 6 मंथ्स के डाटा को हम डील कर रहे हैं। उसके बाद बी कंप्यूट करने के लिए हमें समीशन एक्स और समीशन वाई का प्रोडक्ट चाहिए। समीशन एक्स हमारे पास एक्स के कॉलम से आ जाएगा, समीशन वाई हमारे पास वाई कॉलम से आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास समीशन एक्स समीशन वाई आ जाएगा बी के फॉर्मूले में पुट करने के लिए। और बी के फॉर्मूले में समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम समीशन एक्स के टोटल को स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 47.8 को स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास समीशन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। मैथमेटिकली हम फिगर्स पुट करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 6 पुट कर दिया। समीशन एक्स वाई हमारे पास एक्स वाई का कॉलम बनाया था हमने, 6.8 को 42.3 से मल्टीप्लाई किया, 287.64 आ गया। इसी तरह रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास
8.7 को 48.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 418.87 आ जाएगा। 9.2 को 50.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 466.44 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस कॉलम को हम सम कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में, बी के फॉर्मूले में, माइनस समीशन एक्स 47.8 है, समीशन एक्स या समीशन एक्स की वैल्यू आ गई, समीशन वाई 278.4 है, समीशन वाई की जगह समीशन वाई की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉलम हमने बनाया था, इसका टोटल ले लेंगे 385.48, तो हमारे पास एन समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू समीशन एक्स 385.48 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स क्या है 47.8, 47.8 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास एन समीशन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 93.24 डिवाइड बाय 28.04 आ जाएगा और हमारे पास 3.325 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट इन मिलियन पर 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे पर 1000 लिया था तो हमारे पास 3.325 मिलियन कॉस्ट आ जाएगी पर 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट की, यानी कि हमारे पास चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। हर 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है वो 3.25 का आ रहा है। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब ए कंप्यूट करेंगे, ए का फॉर्मूला क्या है, समीशन वाई अपॉन एन माइनस बी समीशन एक्स अपॉन एन। वाई का कॉलम था, वाई का टोटल ले लेंगे तो हमारे पास समीशन वाई आ जाएगा 278.4, यहाँ पुट कर दिया। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6 मंथ्स के डाटा को डील कर रहे हैं तो n 6 हो जाएगा। b की वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट कर ली 3.325, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू डाल लेंगे। समीशन x हमारे पास 47.8 है, समीशन x की वैल्यू डाल लेंगे। n नंबर ऑफ पीरियड 6 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, 6 डाल लेंगे। मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 19.91, यानी कि 19.91 हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स्ड पोर्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, हमने a कंप्यूट कर लिया, हमने b कंप्यूट कर लिया, तो हम a और b को लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूला में डाल लेंगे तो हमारे पास एक लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला आ जाएगा y इक्वल्स टू 19.91 प्लस 3.325x। हम इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पुट करते रहेंगे तो ये फॉर्मूला, ये लाइन हमें ये शो कर रही होगी कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला में, लीनियर रिग्रेशन मेथड में हमेशा b की वैल्यू हम पहले कंप्यूट करेंगे, क्योंकि a को कंप्यूट करने के लिए हमें a के फॉर्मूले में b को यूज करना है। इसलिए जब भी लीनियर रिग्रेशन मेथड हम यूज कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स वाई कंप्यूट करेंगे और इनको फॉर्मूला में यूज करेंगे, और फॉर्मूला कंप्यूट करते वक्त हम पहले b कंप्यूट करेंगे उसके बाद a कंप्यूट करेंगे, क्योंकि a के फॉर्मूले में हमें a कंप्यूट करने के लिए b की वैल्यू चाहिए होगी। इसी सेम एग्जाम्पल को हाइलो मेथड से देखते हैं। 6 मंथ्स का डाटा है,
अब उसी डाटा में हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। नंबर ऑफ आउटपुट देखते हैं तो सबसे कम यूनिट ऑफ आउटपुट जनवरी में प्रोड्यूस हुए, तो हम उसको कह लेंगे कि वो लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट देखेंगे कि हम किस मंथ में प्रोड्यूस हुए थे, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास 9.2 है, मार्च में प्रोड्यूस हुई थी, हम इसको हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी कह देंगे। और इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर हम डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट और डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे और डिफरेंस ऑफ कॉस्ट को डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जनवरी के डाटा हमारे पास लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, मार्च का डाटा हमारे पास हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो हम हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी में देखेंगे टोटल आउटपुट हमारे पास 9.2 था, 9.2 आउटपुट ले लिया हमने, टोटल कॉस्ट हमारे पास 50.7 थी, टोटल कॉस्ट ले ली। लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे पास जनवरी में था, 6.8 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, तो लो लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लेंगे। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आउटपुट 6.8 यानी कि 6800 यूनिट्स था, टोटल कॉस्ट 42.3 मिलियन थी। दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर हम डिफरेंस ऑफ कॉस्ट और डिफरेंस ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे और डिफरेंस ऑफ कॉस्ट को डिफरेंस ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल पोर्शन को अलग करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने का फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमने हाइलो मेथड से डिटरमिन की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट या गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं और दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन को सेपरेट आउट करते हैं। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लेते हैं। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट थी 50.7, वो हमने यहाँ ले ली, इसको हमने कह दिया ए। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट क्या थे, यूनिट्स ऑफ आउटपुट थे 9.2, इसको हमने कह दिया बी। अच्छा जी, अब हमें टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में सेपरेट आउट करना है टोटल कॉस्ट में से, तो वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे यूनिट ऑफ आउटपुट है 9.2 और पर यूनिट कॉस्ट हमने कंप्यूट की है हाइलो मेथड से 3.5, तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3.5 मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट्स ऑफ आउटपुट 3.5 मल्टीप्लाई बाय 9.2, तो हमारे पास आ जाएगा 32.2। अब टोटल कॉस्ट में से इसको हम कह देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूला को यूज करते हुए फिक्स कॉस्ट को सेपरेट आउट करते हैं टोटल कॉस्ट में से। हम देखते हैं लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट क्या थी, 42.3 मिलियन। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट क्या थे, 6.8 यूनिट ले लिया हमने, 6800 यूनिट्स।
लो लेवल ऑफ एक्टिविटी की वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। हमने हाई लो मेथड से पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली थी। पर यूनिट कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो हमारे पास आ जाएगा 23.8। टोटल कॉस्ट में से 23.8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18.5 आ जाएगा। इससे हमने क्या कंक्लूड किया? इससे हमने ये कंक्लूड किया कि फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहेगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चेंज हो रहा होगा और विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी एक कांस्टेंट पैटर्न में चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 32.5 है और लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई लेवल पे 9.2 है। ठीक है, तो 32.2 को अगर हम मैंने 32.5 कह दिया था शायद। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 32.2 है, तो हम हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? थर्टी टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय 9.2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 32.2 को 9.2 से डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ गया 3.5। ठीक है, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे देखते हैं। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 23.8। इसको डिवाइड कर देते हैं लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थे। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स 6.8 थे। तो 23.8 को 6.8 से डिवाइड करें, देखिए आंसर क्या आता है। जनाब आंसर वही आया 3.5। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के रिस्पेक्ट से एक कांस्टेंट रेशो में बढ़ रही होती है, एक कांस्टेंट रेशो में कम हो रही होती है। यानी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पर भी वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्शन रेशो 3.5 था। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्शन रेशो 3.5 है, यानी कि दोनों में रेशियो सेम रह रहा है। इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट है। और
और कॉस्ट टू प्रोडक्शन रेशियो बराबर होता है पर यूनिट कॉस्ट के। हमारा रेशियो भी 3.5 आ रहा है, जबकि हाइलो मेथड के थ्रू हमने पर यूनिट कॉस्ट भी 3.5 ही कंप्यूट की है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चले जी, लीनियर रिग्रेशन और हाइलो मेथड की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये डाटा गिवन है IMI लिमिटेड का, लेबर आवर्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स का। लेबर आवर्स इन थाउजेंड्स दिए हुए हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इन 1000 दिए हुए हैं। 6 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है जी, इसको लीनियर रिग्रेशन मेथड और हाइलो मेथड दोनों से सॉल्व करना है। अगर हम इसको लीनियर रिग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a और b फॉर्मूला के थ्रू आता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से चेंज हो रहा हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कौन सा है, जिसमें चेंजेस आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा हो। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से चेंज हो रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज किसमें चेंज आने की वजह से चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लेबर आवर्स बढ़ने की वजह से टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बढ़ रहे हैं। यानी लेबर आवर्स में चेंज आने की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड चेंज हो रहा है। तो जो चीज चेंज हो रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी, उसको हम कह देंगे y। और जिस चीज में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हो जाएगा x। ठीक है, इसके बाद a और b को कंप्यूट करने के लिए हमें समीशन x y चाहिए होगा, तो हम एक कॉलम बना लेंगे x y का। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ए और बी को कंप्यूट करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो एक कॉलम में हम एक्स वाई कंप्यूट कर लेंगे और हमें बी कंप्यूट करने के लिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक कॉलम बना लेंगे एक्स स्क्वायर का। इसको कंप्यूट कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और हम बी और ए के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके बी और ए कंप्यूट कर लेंगे और एक लीनियर इक्वेशन राइट कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोग कीजिएगा। हाइलो मेथड देखें तो हाइलो मेथड में हमें क्या करना है, हमें हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी
आइडेंटिफाई करनी है और फिर उन लेवल ऑफ एक्टिविटीज में कॉस्ट के डिफरेंस निकालना है, एक्टिविटी का डिफरेंस निकालना है, यानी कि कॉस्ट का डिफरेंस निकालना है और आउटपुट का डिफरेंस निकालना है, और कॉस्ट के डिफरेंस को आउटपुट के डिफरेंस से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट कर लेनी है। तो जनाब इसमें लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है? हमारे पास इस डेटा में लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी आ रही है दिसंबर में 40 लेबर आवर्स, 40,000 लेबर आवर्स, और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट हमारी है 11,900। इस गिवन डेटा में हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे पास नवंबर में आ रही है 120 यूनिट्स, और इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड 23,800। तो जनाब दिसंबर हमारे लिए लो हो गया, नवंबर हमारे लिए हाई हो गया। ठीक है, इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट का डिफरेंस कितना है? हम 23,800 में से 11,900 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23,800 में से 11,900 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 11,900। इसी तरह 120 आवर्स में से 40 आवर्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 80 आवर्स। जनाब 11,900 को 80 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आंसर आएगा? इलेवन थाउजेंड 900 को 80 से डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आएगा 148.75। तो जनाब हमारे पास कॉस्ट पर लेबर आवर आ गई 148.75 पर लेबर आवर। ठीक है, अब हम कॉस्ट पर लेबर आवर को यूज करके अगर हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास फिक्स पोर्शन अलग होकर आ जाएगा। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगी? वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट होगी कॉस्ट पर लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स कंज्यूम्ड एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे देखें तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट थी 23,800। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी निकाल लेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? इसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी,
वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगी? कॉस्ट पर आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी। पर आवर कॉस्ट का कंप्यूट किए हमने हाई लो मेथड से 148.75। ठीक है, और टोटल आवर्स कितने हैं हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे? 120 आवर्स। तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 148.75 मल्टीप्लाई बाय 120 आवर्स, 17,850। तो 23,800 में से 17,850 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? $23,500 में से 17,850 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,650। जब हम लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर भी यही फॉर्मूला यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट यूज करके फिक्स कॉस्ट को सेपरेट आउट करेंगे तो लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। वेरिएबल कॉस्ट में सिमिलर रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा और टोटल कॉस्ट दोनों का सम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।